दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर्षवर्धन से संबंधित जो टेलीग्राम चैनल पे क्विज करवाई गई उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, हमने एक मानचित्र बनाया है और यहाँ का जो हरियाणा आज का है वहीं पर एक स्थान हुआ करता था। इसी को किस नाम से जाना जाता था? थानेश्वर, या इसी को स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। यहीं स्थानेश्वर के राजा थे प्रभाकर वर्धन। कौन थे? यहाँ के शासक प्रभाकर वर्धन थे और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। यशोमती के गर्भ से थानेश्वर में ही कब? तो 590 ईस्वी में किसका जन्म होता है? तो जो आप अब अध्ययन करोगे यानी हर्षवर्धन का जन्म होता है। किसका? हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में इसी थानेश्वर या स्थानेश्वर में होता है जो कि हरियाणा में है। और हर्षवर्धन का विवाह दुर्गावती किससे होता? तो हर्षवर्धन का विवाह दुर्गावती से होता है, जिससे एक पुत्री अरुण तथा दो पुत्र, जिनका नाम था, एक का वाग्यवर्धन और दूसरे का नाम था, एक का नाम था वाग्यवर्धन और दूसरे का नाम था कल्याणवर्धन। अगर पूछा जाए वाग्यवर्धन व कल्याणवर्धन कौन थे, तो ये हर्षवर्धन के दो पुत्र थे। वह अरुण नाम की एक पुत्री थी। तो 3 संतानें हर्षवर्धन को उत्पन्न हुई थी। अब ये इनका एक समान परिचय हो गया। अब आगे हम समझते हैं कि जब प्रभाकर वर्धन की डेथ होती है तो उसके बाद राजवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन राजवर्धन गद्दी पर बैठते ही राजवर्धन की, ध्यान दीजिएगा, राजवर्धन की कहानी आप समझिएगा। तो यहाँ राजवर्धन की क्या कहानी है? तो हमने कहा ये आपका भारत है और यहाँ पर ये बंगाल होता है और बंगाल में शासन इस समय होता गौड़ वंश का। और गौड़ वंश में शासक जो होता है वो शशांक होता है और यहाँ होता कन्नौज। और ये जो हर्षवर्धन हैं और इनके भाई राजवर्धन, इनकी एक पुत्री, इनकी एक बहन होती है। उस बहन का नाम होता है राजश्री। राजवर्धन व हर्षवर्धन की एक बहन होती है राजश्री, और राजश्री का विवाह जो हमने यहाँ बनाया कन्नौज, तो कन्नौज के राजा किसका, जिनका नाम होता गृहवर्मन, गृहवर्मन के साथ होता है। गृहवर्मन के साथ अब ये बंगाल का गौड़ वंश का जो शासक, हिंदू शासक है शशांक, ये गृहवर्मन को क्या करता? मौत के घाट उतार देता है और कन्नौज पर कब्जा करके राजश्री को जेल में बंद कर देता है, कैद कर लेता है। ऐसी स्थिति में जो राजवर्धन हैं, यानी अपनी बहन को छुटकारा दिलाने के लिए, जेल से मुक्त करने के लिए, ये क्या करते हैं? शशांक से आमना सामना करते हैं और शशांक के द्वारा राजवर्धन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो शशांक ने किसको? तो राजवर्धन को मौत के घाट उतार दिया। अब जो हर्षवर्धन हैं, इस समय हर्षवर्धन की आयु मात्र 16 वर्ष है और 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठेंगे। कहाँ? थानेश्वर का राजभार संभालेंगे और 647 ईस्वी तक इस शासक रहेंगे। तो आगे की कहानी समझते हैं। तो भाई इनका जो राजवर्धन था उसको, और इनका जो हर्षवर्धन का जीजा था जिसका नाम था गृहवर्मन, उसको किसने मौत के घाट उतारा था? तो आपका शशांक उतारा था। तो उसी से बदला लेने के लिए अब हर्षवर्धन सोचेंगे। तो हर्षवर्धन आप सीधे मुकाबला कर पाना
शशांक से आसान नहीं था। तो शशांक ये आपका बंगाल का शासक था और इसी के साथ सटा हुआ एरिया असम था। और असम को इस समय किस नाम से जाना जाता? कामरूप के नाम से जाना जाता है। तो इस कामरूप यानी असम में जो शासक था वो कौन था? तो शासक असम का था भास्कर वर्मन। नाम याद रखिएगा, इस समय असम में शासक कौन है? तो भास्कर वर्मन है। कौन? भास्कर वर्मन है। भास्कर वर्मन के साथ दोस्ती करेंगे, अलायंस बनाएंगे हर्षवर्धन और किस पे हमला बोलेंगे? यानी हर्षवर्धन और कामरूप असम के शासक भास्कर वर्मन आपस में दोस्ती करके बंगाल पे हमला बोलेंगे। और बंगाल में जब हमला करेंगे तो यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था शशांक, वह बंगाल छोड़कर भाग जाएगा। आगे चल करके जब शशांक की मृत्यु होगी तो बंगाल और बंगाल के बगल में था बिहार और बिहार के नीचे यहाँ उड़ीसा, इसको सीधे किस में मिला लिया जाएगा? कन्नौज में मिला लिया जाएगा। और इस प्रकार जो हर्षवर्धन हैं वो अपनी राजधानी कन्नौज को बनाएंगे और थानेश्वर से लेकर के यहाँ बंगाल यानी बंगाल और बिहार, उड़ीसा और कन्नौज और थानेश्वर हरियाणा, यहाँ तक का पूरा साम्राज्य इनके कब्जे में आ जाएगा। तो शुरू में जो हर्षवर्धन थे वो हिंदू शासक थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए और महायान शाखा, बौद्ध धर्म की पूछा जाए किस शाखा से प्रभावित हुए तो महायान शाखा से प्रभावित हुए। तो इतना तो इनके साम्राज्य कब्जे में आ चुका है। अब इनका मन है कि आगे भी राज्य विस्तार किया जाए। तो राज्य विस्तार करने के लिए इधर एक गुजरात की ओर नज़र डालेंगे और गुजरात के जो शासक वल्लभी वंश का यहाँ शासक है और गुजरात के वल्लभी राजा ध्रुव भट्ट को ये पराजित करेंगे। किसको? इस प्रकार गुजरात पर भी हर्षवर्धन का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद अब ये दक्षिण भारत की ओर कूच करेंगे, लेकिन यहाँ नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के साउथ में दक्षिण भारत में चालुक्य राजा जिसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय का शासन है। तो एक बार फिर से बनाते हैं, आप समझिएगा। तो हमने क्या बताया? यहाँ नर्मदा नदी और नर्मदा नदी यहाँ आपका चालुक्य वंश का शासन था और चालुक्य वंश में जाएंगे तो किसका शासन है? पुलकेशियन द्वितीय। और पुलकेशियन द्वितीय अत्यधिक प्रतापी राजा था। तो 618 से लेकर 619 ईस्वी के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसे नर्मदा के युद्ध के नाम से जाना जाता। और इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हो जाएंगे, इसलिए दक्षिण भारत में ये अपना राज्य विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक की इनकी कहानी रही। अब ये हर्षवर्धन के दरबार में ही, क्योंकि इनका शासन 606 से लेकर के 647 ईस्वी के बीच है, तो इन्हीं के दरबार में कौन? 629 ईस्वी में चीनी से एक चीनी यात्री जिसका नाम होगा हा से हर्षवर्धन, हा से हुएंगसांग ये आएगा और 645 ईस्वी तक हर्ष के दरबार में रहेगा। किसके दरबार में? हर्ष के दरबार में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और हर्षवर्धन इस हुएंगसांग से अत्यधिक प्रभावित होंगे और प्रभावित होने की वजह से हुएंगसांग की अध्यक्षता में हर्षवर्धन अनुमति देंगे कि कन्नौज में बौद्ध धर्म से संबंधित एक सम्मेलन बुलाया जाए। तो यहाँ कन्नौज में बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्या बुलाया जाएगा? एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हुएंगसांग के द्वारा की जाएगी। हुएंगसांग जो नालंदा महायान शाखा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था शिक्षा का, वहाँ पर ये बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करेगा हुएंगसांग और 645 ईस्वी तक यहाँ पर रहेगा और बहुत सारी जानकारी हुएंगसांग
के द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में दी गई है। और इसी हुएंग की जो यात्रा वृतांत है उसी को किस नाम से जाना जाता, उसी को सी यूकी के नाम से जाना जाता। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी को सी यूकी के नाम से जाना जाता है। अब हर्षवर्धन के दरबार में पूछा जाए कि अन्य कौन कौन थे, तो हर्षवर्धन स्वयं एक कवि थे। इन्होंने संस्कृत में हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत में 3 नाटक लिखे गए हैं। कितने? तो 3 नाटक लिखे। कैसे आप याद रखोगे? तो इनका नाम क्या था? हर्ष माने होता आनंद या खुशी। तो ये किन्होंने कौन सा नाटक लिखा? जो लिखा है उसका नाम है नागानंद। कौन सा? नागानंद। तो एक आनंद यानी हर्ष की खुशी, आनंद से याद कर सकते हैं, नागानंद। और दूसरा इन्होंने क्या लिखा? तो दूसरा इनका अगर हर्षवर्धन का नाटक पूछा जाए तो प्रिय दर्शिका। क्या लिखा? प्रिय दर्शिका लिखा। तो दूसरा अगर पूछा जाए तो प्रिय दर्शिका किसके द्वारा लिखा गया? तो इसी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया, हर्षवर्धन के द्वारा। और इन्हीं के दरबार में एक और आपका दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था, ये काफ़ी काम का है, बाण भट्ट। और बाण भट्ट के द्वारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी रचना लिखी गई? तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई। तो हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, ये 3 ध्यान दीजिएगा जिसको बाण भट्ट ने लिखा है। कौन कौन हमने बताया? हर्षचरित, दूसरा कादम्बरी, और तीसरा पार्वती परिणय। ये 3 रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? तो ये 3 रचनाएं बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि इनका प्रशासन कैसे चलता था। तो प्रशासन कैसे चलता था? तो प्रशासन के लिए कुल उपज का 1/6 टैक्स लेते थे और इसका 1/6 का 1/4 थे अनुदान के रूप में, चैरिटी के रूप में और सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खर्चा कर देते थे, व्यय कर देते थे। और इनके सामाजिक आर्थिक व्यवस्था देखोगे तो इस हर्षवर्धन के काल में राजा के अंतर्गत जो भी ऑफिस आते थे वो सभी ऑफिस वंशानुगत होते थे। कैसे होते थे? वंशानुगत होते थे। ये ध्यान रखिएगा। ये कैसे हम कह सकते? क्योंकि हर्षसेन जो था उसे महादंड नायक का पद दिया गया था और हर्ष स्वयं कुमारामात्य व संग्रह, यानी जो हर्ष था ये स्वयं कुमारामात्य नामक पद को सुशोभित किया हुआ था। और दूसरा था विग्रहिक नामक पद को अपने पास रखा था। इस काल में जो मुख्य बैंकर या व्यापारी होते थे उसी को श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता था। पूछा जाए श्रेष्ठी क्या था? तो मुख्य बैंकर व व्यापारी को श्रेष्ठी कहा जाता था और व्यापारियों का दल या कारवां इस काल में क्या कहलाता था? तो इस काल में सार्थवाह के नाम से व्यापारियों का कारवां किस नाम से जाना जाता था? उसी को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। और मुख्य जो शिल्पी होता था, मुख्य शिल्पी, उसको प्रथमा कुलिक के नाम से जाना जाता था। पूछा जाए प्रथमा कुलिक क्या था? तो मुख्य शिल्पी को प्रथमा कुलिक के नाम से जाना जाता था। इस दौरान अब देखोगे सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। और दूसरा सती प्रथा विद्यमान था। तो महिलाओं की स्थिति इस दौरान बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हुएंग के अनुसार ये चर्चा मिलती है कि जो हर्ष था वह कहाँ? तो प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज या इलाहाबाद में क्या करता था? सम्मेलन किया करता था और वहाँ
दान इत्यादि को दिया करता था, दान इत्यादि को दिया करता था। तो हमने इनके दरबार में बताए, एक कवि कौन था, दरबारी कवि, जिसका नाम कौन था, बाणभट्ट, और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया। लेकिन दूसरा अन्य पूछे जाए तो मयूर नामक कवि इन्हीं के दरबार में रहता था। तो मयूर हो गया। अगला मातंग हो गया। मातंग के बाद फिर एक और नाम याद रखिएगा, दिवाकर। मयूर, मातंग, दिवाकर। एक नाम आप बाणभट्ट सब लोग जानते, लेकिन आप ये नाम ध्यान रखिएगा, मयूर, मातंग और दिवाकर इन्हीं के दरबार में यानी हर्ष के दरबार में रहते थे। उसके बाद इनके काल में अगर मंदिर देखें तो एक मंदिर भी बनता है जिनका नाम होता है लक्ष्मण मंदिर। कौन? लक्ष्मण मंदिर इनके काल में बनता है। और ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ये आपका सिरपुर में स्थित है। कहाँ? तो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर स्थित है। तो ये आपने यहाँ तक हर्षवर्धन का काल समझा। अब आइए सीधे क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है आज का कि जो कन्नौज है, कन्नौज को महोदय नगर, ये एक और जान लीजिए, प्राचीन काल में कन्नौज को महोदय नगर, जो थानेश्वर है उसको स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। और फिर जो शुरुआती हर्षवर्धन राजधानी बनाएगा वो कन्नौज को बाद में बनाएगा, पहले थानेश्वर को राजधानी अपनी बनाएगा। तो महोदय नगर किसका नगर था? तो महोदय नगर हमने कहा किसका? तो ये आपका कन्नौज का नाम था, महोदय नगर प्राचीन। अगला, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो आपने अभी देखा 590 ईस्वी में स्थानेश्वर या थानेश्वर हरियाणा में इसका जन्म हुआ था। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट आपने देखा हर्षवर्धन का क्या था? दरबारी कवि था। हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया? हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, ये तीनों की तीनों रचनाएं बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद बताए थे। हर्ष लिखोगे तो आपको क्या आनंद प्राप्त होती। हर्ष का एक अर्थ आनंद भी होता है, और आपकी प्रेमिका है उसका नाम रत्ना है। तो ऐसे आप जब रत्ना से मिलते हो तो आपको हर्ष की प्राप्ति होती, खुशी खुशी आप झूम उठते हो। तो आपकी प्रेमिका रत्ना से मिलने पर आप झूमते हो, तो आपको रिलेट करके याद कर सकते हो। यानी हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद को लिखा है। ये संस्कृत में 3 नाटक लिखे गए, और किसने लिखा? हर्षवर्धन ने। आगे कंटिन्यू करते हैं। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो ये ग्रह वर्मन से हुआ था, जो कन्नौज के शासक थे। अगला, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो अभी हमने कहा हर्षवर्धन गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा था। अगला, किस अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशियन, हमने कहा था यानी 618 से लेकर 619 ईस्वी में ये दक्षिण भारत पर हमला करेगा, नर्मदा के किनारे युद्ध होगा। ये जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती, जिसमें पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। अगला, ह्वेंसांग के समय नालंदा के प्राचार्य कौन थे? जब हमने कहा ह्वेंसांग 629 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी में जाएगा। इस समय जो नालंदा के प्राचार्य थे उनका नाम था शीलभद्र। ह्वेंसांग के अनुसार नालंदा में खर्च के लिए हर्ष ने कितने गांवों को सुनिश्चित किया था अपना खर्चा चलाने के लिए, यानी साम्राज्य का? तो कितने गांवों को? तो हर्षवर्धन के अनुसार कितने गांवों को? तो 100 गांवों को सुनिश्चित किया था। जबकि इसके बाद इतसिंह आएगा और इतसिंह बताएगा कि 200 गांव। तो इतसिंह के अनुसार 200 गांव, हर्षवर्धन के अनुसार कितना हो जाएगा? ये 100 गांव सुनिश्चित किया था। हर्ष की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो नालंदा व सोनीपत दोनों जगह से हर्ष की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ह्वेंसांग ने हर्ष को किस नाम से संबोधित किया? तो ह्वेंसांग जो हर्षवर्धन को किस नाम से? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। किस नाम से? शिलादित्य के नाम से, ध्यान रखिएगा। ह्वेंसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन कब आया? 629 ईस्वी में चीन से चला, और कब गया? तो 645 ईस्वी में गया।
अगला, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? अभी आपने देखा प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था और राजवर्धन इनके भाई का नाम था। अगला, कल्याणवर्धन इनका बेटा था। अगला, हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? शुरुआत में हमने कहा था यशोमती इनकी माता का नाम था। प्रयाग का कुंभ मेला किसने शुरू किया? हर्षवर्धन ने शुरू किया था प्रयाग का कुंभ मेला। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किसने किया था? तो हमने बताया शशांक के द्वारा हत्या कर दी गई थी। हर्ष की मृत्यु कब हुई? तो 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु होती है। हर्षवर्धन ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? तो 606 में बैठा और 647 में यानी इसकी डेथ हुई, घटा दीजिए तो घटाओगे 41 वर्ष आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 41 वर्ष तक हर्षवर्धन ने क्या किया? शासन किया। आरंभ में हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी और बाद में राजधानी कन्नौज, जिसे महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। परम भट्टारा की उपाधि किसने धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने परम भट्टारा की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन के समय भूमि कर कितना वसूला जाता था? 1/, कुल उपज का 1/6 भूमि कर वसूला जाता था। अगला, हर्षवर्धन की पत्नी का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की पत्नी का नाम हमने कहा क्या नाम था? दुर्गावती। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती था। हर्षवर्धन के 2 पुत्र थे, एक का नाम वाग्यवर्धन, एक का नाम कल्याणवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, और इनकी पुत्री अरुण थी। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।